सिर्फ इसलिए क्योंकि स्विमिंग के वक्त उसके 3 साल के बेटे ने गलती से अपनी माँ के फर्स्ट लव को पैर मार दिया। मेरी वाइफ, जो नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी, उसने तुरंत बच्चे को पानी के अंदर दबा दिया और बार बार कहने लगी कि वो उसकी ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस करवा रही है। वहाँ मौजूद सब लोग घबरा गए और तुरंत पानी में कूदकर मेरे बेटे को बचाना चाहते थे, लेकिन उसने सबको रोक दिया। मैं देख रहा था कि मेरा बेटा अब भी पानी के नीचे था और उसकी तड़प धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और बार बार उससे भीख मांगने लगा। हमारे बेटे ने अभी अभी स्विमिंग सीखना शुरू किया है, उसे सांस रोकना नहीं आता, वो मर जाएगा। उसने जानबूझकर शूजी रान को किक नहीं मारी थी। मैं उससे माफ़ी मंगवा दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो उससे शूजी रान के सामने सिर झुकाकर माफ़ी भी मंगवा दूंगा। प्लीज़ हमारे बेटे को बाहर निकाल लो। अगर तुम उसे इतना बिगाड़ कर ना रखते तो स्विमिंग करते वक्त वो दूसरों को किक ही नहीं मारता। मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ, क्या मुझे बच्चों को स्विमिंग सिखाना नहीं आता? लोग कहते हैं कि जो बाप बच्चे को ज़्यादा लाड़ करता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और वो बाप तुम हो। आधा घंटा बाद मेरा बेटा आखिरकार पानी की सतह पर ऊपर आया। मैं भीड़ को धक्का देकर भागा और उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन मेरी आंखों के सामने उसका सफ़ेद पड़ चुका सूजा हुआ चेहरा था। मेरा बेटा डूबने की वजह से मर चुका था। मैं सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह उसे हॉस्पिटल ले गया, और मेरी वाइफ, वो उसी वक्त अपने फर्स्ट लव के साथ खड़ी थी और उसके लिए अगले कंपटीशन का स्विम सूट चूज कर रही थी। इमरजेंसी रूम के बाहर जब मेरे ससुर भागते हुए वहां पहुंचे, तब मैं खुद को और संभाल नहीं पाया। यूए चला गया। हमारे 5 साल के एग्रीमेंट का टाइम भी खत्म होने वाला है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे ससुर के चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने कांपते हुए मुझे उठाया और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर तसल्ली देने की कोशिश की। यूए ने अपनी माँ वू वेई का स्विमिंग टैलेंट पाया है, उसे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इमरजेंसी रूम की लाइट बुझ गई। डॉक्टर बाहर आए और अफसोस भरे चेहरे के साथ हमारी तरफ देखकर सिर हिला दिया। हमें अफसोस है, बच्चे को बहुत देर से हॉस्पिटल लाया गया। उसकी सांस बहुत देर तक रुकी रही। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था। हमने अपनी पूरी कोशिश की। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान हमें एक और बात पता चली। उसकी कंडीशन नॉर्मल ड्राउनिंग जैसी नहीं थी। उसके पेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उसके एंकल पर रस्सी से बांधने के निशान भी थे। क्या बच्चा सच में सिर्फ फिसलकर पानी में गिरा था? उस पल मेरे दिमाग में यूए की वो तस्वीर बार बार घूमने लगी, जहां वो पानी के नीचे बेचैन होकर तड़प रहा था। मैं तो ये समझ रहा था कि वो सिर्फ अपनी माँ का दिया हुआ टास्क पूरा करने के लिए ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चिन वू वेई ने उसे ऊपर आने से रोकने के लिए अपने ही बेटे के पैर बांध दिए थे। उस वक्त मेरा बेटा कितना बेबस और कितना टूट चुका होगा। मेरे ससुर गुस्से से कांप उठे और जोर से चिल्लाए, जानवर, वो जानवर है, अपने ही खून को भी नहीं छोड़ा। उनकी बात खत्म ही हुई थी कि एक डिलीवरी बॉय फ्रूट केक लेकर वहां आ गया। वो कमीनी अपने ही बेटे को मार डाला, खुद आने की हिम्मत भी नहीं हुई, बस केक भेज दिया। जरूर अभी भी उस हरामखोर के साथ रोमांस कर रही होगी। उस लालची आदमी को भी मेरे तन परिवार का दामाद बनने का सपना है? बिल्कुल नहीं। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, उसे घसीटकर यूए के सामने घुटनों पर लाऊंगा। लेकिन उन्होंने लगातार 10 से भी ज्यादा कॉल्स किए। चिन वू वेई ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। उल्टा मेरा फोन बज उठा। मैं कांपते हुए कॉल रिसीव किए। दूसरी तरफ से चिन वू वेई की चिड़चिड़ी और बेपरवाह आवाज सुनाई दी। लूचन, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पापा के पास शिकायत करने पहुंच गए? तुम्हें लगता है यूए का नाम लेकर ड्रामा करोगे और मैं मान जाऊंगी? ड्रामा बंद करो। मैंने सिर्फ उससे थोड़ी देर सांस रोकने की प्रैक्टिस करवाई थी। इतनी सी बात पर हॉस्पिटल भागने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा बेटा खुद कहता था ना कि वो मेरी जगह चैंपियन बनेगा, तो उसे प्रैक्टिस करने दो। मेरा नाम चिन वू वेई है, मुझे शर्मिंदा मत करो। ये घटिया नाटक बंद करो। मैं अगले कंपटीशन की प्रिपरेशन में बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। मैंने जमीन पर गिरा हुआ केक देखा। उसके अंदर मैंगो फिलिंग थी और यूए को बचपन से ही मैंगो से एलर्जी थी। सबसे ज्यादा हंसी की बात यह थी कि चिन वू वेई को लगता था कि ये उसका फेवरेट फ्लेवर है। जब नर्स यूए की बॉडी को बाहर लेकर आई, तब तक मेरे ससुर, जो कुछ देर पहले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक पल में बिल्कुल चुप हो गए। उनकी आवाज भर आई। कांपते हुए हाथों से उन्होंने यूयू के चेहरे पर पड़ी सफेद चादर हटाई।
वो लड़खड़ा गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। सब मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी को सही तरह से नहीं पाला। लेकिन लूचन, हाँ, 5 साल का अग्रीमेंट खत्म होने वाला है, लेकिन जू झिरान के वापस आने से पहले तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। क्या तुम उसे एक और मौका दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ, मैं उससे जू झिरान से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। 5 साल पहले मेरे ससुर भी इसी तरह आंसुओं में डूबे हुए मेरे पास आए थे। तब मैं अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। उन्होंने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं किन वुवेई की मदद करूं। उस वक्त उसकी पुरानी इंजरी दोबारा उभर आई थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद किन फैमिली ने 5 साल तक मेरी पढ़ाई और जिंदगी का खर्चा उठाया था। उनका एहसान चुकाने के लिए मैंने उनकी बात मान ली और घर जमाई बनकर किन फैमिली में शादी कर ली। हर दिन मैं बिना किसी शिकायत के किन वुवेई की देखभाल करता रहा। मैं हमेशा उसका हौसला बढ़ाता रहा और आखिरकार उसे दोबारा स्विमिंग ट्रैक पर वापस लाने में कामयाब हो गया। मुझे लगा था कि लाख लाख के पैदा होने के बाद वो 5 साल का अग्रीमेंट खत्म हो चुका होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंजाम इतना दर्दनाक होगा। और अब मेरे ससुर फिर से चाहते थे कि मैं किन फैमिली में ही रुक जाऊं। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मैं लाख लाख के ठंडे पड़ चुके गाल को प्यार से छूते हुए धीरे धीरे बोला, अब किन वुवेई दोबारा कंपटीशन में वापस जा सकती है। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे बीच का सारा एहसान अब खत्म हो चुका है। और वैसे भी लाख लाख को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ मेरी खुदगर्जी थी जो मैंने उसे इस दुनिया में लाने की जिद की। अब जब वो चला गया है तो मुझे भी चले जाना चाहिए। मैं पूरी रात हॉस्पिटल में लाख लाख के पास बैठा रहा। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गईं और मैंने अपनी आंखों से फ्यूनरल होम वालों को उसकी बॉडी ले जाते देखा, तब मैं किन फैमिली के घर वापस गया। मैं सिर्फ अपने बेटे की कुछ यादें समेटने आया था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा, लिविंग रूम में बिखरे हुए कपड़े देखकर मेरी नज़र वहीं जम गई। आवाज़ का पीछा करते हुए मैं इंडोर स्विमिंग पूल तक पहुंचा। वहां मैंने देखा किन वुवेई एक रिवीलिंग स्विमसूट पहने जू झिनियान की बाहों में आराम से लेटी हुई थी। वो प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम ही मम्मी का इकलौता बेबी हो, बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें इज्जत के साथ किन फैमिली का हिस्सा बना दूंगी। जू झिनियान मुस्कुराया, हमारे बच्चे के अलावा फिर लाख लाख का क्या होगा? आज उसने जानबूझकर मुझे किक मारी थी। अगर उसे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो पता नहीं कितना हंगामा करेगा। या फिर हम इस बच्चे को ही गिरा देते हैं। किन वुवेई ने प्यार से उसके होंठों पर उंगली रख दी, लेकिन उसके मुंह से निकले लफ्ज और भी ज्यादा जालिम थे। नहीं, लाख लाख को उसके बाप ने इतना बिगाड़ दिया है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे वैसे भी कभी वो पसंद नहीं था। अगर मुमकिन होता तो मैं कभी लाख लाख जैसा बेटा पैदा ही नहीं करती। उसके मुंह से लाख लाख के लिए इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद कर लीं कि नाखून मेरी हथेली में घुस गए। खून धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तभी दोनों की नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन किन वुवेई को जरा भी शर्म नहीं आई। उल्टा वो जू झिनियान का हाथ पकड़कर मेरे सामने आ गई। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, आखिर अपनी शक्ल दिखाने आ ही गए ना? कल रात किस कोने में जाकर सोए थे तुम? ये मत समझना कि मुझे पता नहीं। फिर से मेरे पापा के पास जाकर रोना धोना किया होगा। उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने ही नाती को पहचानने से इनकार करने लगे और मरने की धमकी देकर जू झिनियान को इस घर में आने से रोक दिया। अगर ऐसा है तो अपना सामान उठाओ, लाख लाख को लेकर पुराने घर चले जाओ। वहीं मेरे पापा के अच्छे दामाद बनकर रहना। इस घर में मेरा सिर्फ एक ही पति है और वो जू झिनियान है। लाख लाख कहाँ है? उसे बोलो तुरंत बाहर निकले और जू झिनियान के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। ये मत सोचना कि बीमारी का नाटक करके वो बच जाएगा। उसका वो घमंडी चेहरा देखकर मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जहां लाख लाख पानी के नीचे बेबस होकर तड़प रहा था। उस वक्त मेरा दिल कर रहा था मैं इसी पूल में उसे डुबाकर मार दूं। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ने वाला था, मुझे कल पूल के पास लाख लाख की मासूम आवाज याद आ गई। पापा, मम्मी दुनिया की सबसे बेस्ट स्विमिंग चैंपियन है। मैं भी उनकी तरह चैंपियन बनना चाहता हूँ। और पापा, आप उदास मत होना। मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया है जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तो वो मेरी एक विश पूरी करेंगी। तब मैं उनसे कहूंगा कि वो रोज घर पर रहकर पापा के साथ खेलें। मैंने अपने होंठ जोर से दबा लिए और दिल में उठते दर्द को रोकने की कोशिश की। मैं चुपचाप मुड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन किन वुवेई ने जोर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींच लिया। ये एटीट्यूड किस बात का है? गलती तुम्हारी है और माफी भी नहीं मांगोगे? किस हक से मुझसे नाराज हो? वैसे भी
अगर उस वक्त तुम और मेरे पापा मिलकर जू झिनियान को मजबूर ना करते तो किन फैमिली का दामाद कभी तुम नहीं बनते। एक अनाथ जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी मुझसे शादी करके अपनी किस्मत बदलने का सपना देख रहा था। क्या हुआ, अब किसी और अमीर लड़की पर नजर है? फिर से अपनी बेचारी वाली कहानी सुनाकर उसकी सिंपैथी जीतना चाहते हो? तुम जैसे बाप का होना ही लाख लाख के लिए शर्म की बात थी। मैं फिर भी चुप रहा। मेरी खामोशी देखकर किन वुवे और भी गुस्से से भर गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और सीधा मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मैंने सिर्फ बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया था, तुम इतना बुरा मान रहे हो? तो आज तुम्हारी भी ट्रेनिंग कर देती हूँ। मेरे सामने ये शरीफ बनने का नाटक मत करो। मेरे पापा को तुमने बेवकूफ बना दिया। सिर्फ मैं ही तुम्हारी असली औकात जानती हूँ। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ औरतों के सहारे जीना जानता है, जिसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है। अगर उस वक्त तुम जू झिनियान का क्रेडिट न चुराते और ये झूठ ना बोलते कि वो ग्रेट डॉक्टर सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा इलाज करने को तैयार हुआ, तो मैं मर जाती, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने जू झिनियान को 5 साल तक इंतजार करवाया है और अब मैं कभी उसके और मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। लाख लाख ने तुम्हारे घटिया खून को इनहेरिट किया है, वो मेरा वारिस बनने के लायक ही नहीं था। मैं पानी में डूबता चला जा रहा था। अब मुझमें किन वुवे की बातें सुनने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं बस धीरे धीरे नीचे डूब रहा था। तभी बचपन की वो भयानक बाढ़ मेरी आंखों के सामने दोबारा आ गई। मैंने अपने माँ बाप को देखा, जो अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए थे। मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ दी और फिर मैंने हाथ पैर मारना भी बंद कर दिया। लाख लाख डरना मत बेटा, पापा अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। आखिरकार किन वुवेई पानी में कूदकर मुझे बाहर खींच लाई। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर भी साफ दिख रहा था। लूचर्म, नाटक बंद करो, जल्दी होश में आओ। उसने मेरे गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारे। मैं धीरे धीरे होश में आया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने सीधा उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ दे मारा। लूचर्म, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? मैं ठंडी हंसी हंसा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम भूल गई हो कि मुझे स्विमिंग आती ही नहीं। तुम तो चीख चीख कर कह रही थी कि लाख लाख को जू झिनियान से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब उस हरामखोर को बोलो कि नीचे नरक में जाकर मेरे बेटे से माफी मांग ले। एक पल के लिए किन वुवेई का चेहरा बिल्कुल जम गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर से नफरत और घिन भर गई। उसने मेरा हाथ झटके से हटा दिया। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वो अपने कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हो गई, जैसे मुझे छूना ही उसके लिए कोई गंदी चीज हो। फिर उसने मुझे घमंड भरी नजरों से देखते हुए कहा, लूचर, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। अपने ही बेटे को मरवा दिया। क्या तुम्हें डर था कि चीनयान का बच्चा पैदा होने के बाद मैं लाख लाख को नजरअंदाज कर दूंगी और इससे तुम्हारे फायदे पर असर पड़ेगा? इसीलिए तुमने उसे मेरे पापा के पास छुपा दिया। लेकिन मैं ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना कहकर उसने अपने हाथ कपड़ों पर कई बार रगड़े, जैसे मुझे छूने से उसके हाथ गंदे हो गए हों। अगर तुम ना होते तो मेरा और चीनयान का बच्चा आज 5 साल का होता। लूचर्म, तुमने उसका हक और उसकी जगह छीन ली। अब मैं सिर्फ हर चीज को उसकी असली जगह पर वापस ला रही हूँ। ये सब करने के बाद भी मैंने तुम पर बहुत रहम किया है। ये कहकर वो जू झिनियान का हाथ पकड़कर घमंड से वहां से चली गई। मैं उसकी पीठ को बस खाली नजरों से देखता रह गया। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उस साल जब किन वुवेई की पुरानी चोट दोबारा उभर आई थी, न सिर्फ वो दोबारा कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती थी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से उसे बहुत बड़ा मुआवजा भी देना पड़ता। मेरे ससुर हर जगह भागते रहे। तब उन्हें पता चला कि सिर्फ एक रिटायर्ड डिवाइन डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मिन्नतें की, उस डॉक्टर ने इलाज करने से साफ मना कर दिया। जब उन्होंने देखा कि किन वुवेई रोज कमरे में बंद रहती है और उसकी मेंटल कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तब उन्हें पता चला कि मेरे दादाजी ने कभी उस डिवाइन डॉक्टर की मदद की थी और इत्तेफाक से मेरे ससुर ने भी मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था। उनका एहसान चुकाने के लिए मैं किन वुवेई का पति बनकर उस डिवाइन डॉक्टर के पास गया। मैंने पुराने एहसान का हवाला देकर उससे इलाज करने की भीख मांगी, लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे उसके घर के बाहर 3 दिन और 3 रात तक बिना खाए पिए घुटनों के बल बैठना पड़ा। तब जाकर उसका दिल पिघला। जब किन वुवेई होश में आई, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाद हमारी बहुत ही शानदार शादी हुई। मैं एक आइडियल हस्बैंड की तरह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था और 2 साल बाद जब बहुत मुश्किल से हमें लाख लाख मिला, तब मैं उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। मैं उसे इतनी हिफाजत से रखता था जैसे हाथों में अंडा संभाल कर रखा जाता है, जैसे फूल को गिरने से बचाया जाता है। क्योंकि मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद सिर्फ वही एक इंसान थी जिसने मुझे सच्चे दिल से प्यार और अपनापन दिया था। मैं उस मोहब्बत में पूरी तरह डूब गया, उसे ही अपनी जिंदगी की रोशनी समझ बैठा। लेकिन जब जू झिनियन वापस आया, तब से किन वुवेई का बर्ताव मेरे साथ दिन ब दिन बदलने लगा।
हालत यहाँ तक पहुंच गई कि जब लाख लाख उससे प्यार से चिपकना चाहता, तब भी वो उसे नफरत और झुंझलाहट से देखने लगी। पता नहीं किस वजह से उसने पक्का यकीन कर लिया था कि उस वक्त डिवाइन डॉक्टर के पास जाकर उसकी जान बचाने वाला जू झिनियन था, और इसी वजह से जू झिनियन को मजबूरन फौरन जाना पड़ा और उससे ब्रेकअप करना पड़ा। जबकि मैं उसकी नज़रों में एक ऐसा घटिया आदमी बन गया जिसने ससुर की खुशामद करके जू झिनियन का क्रेडिट चुरा लिया और उसकी जगह ले ली। चाहे मेरे ससुर उससे बार बार वो 5 साल वाला एग्रीमेंट दिखाते रहे, उसने कभी यकीन नहीं किया। उल्टा मेरे साथ और भी ज्यादा जालिमाना बर्ताव करने लगी। किन्वू वई के जाते ही पीछे से जलते हुए धुएं की तेज बदबू पूरे बैकयार्ड में फैल गई। मैं नाक और मुंह ढककर खांसता हुआ बाहर भागा और देखा जू झिनियन नौकरों को हुक्म दे रहा था, लाख लाख की एक एक चीज उठाओ और सब आग में फेंक दो, जल्दी करो, खड़े क्या देख रहे हो। वू वेई ने खुद ऑर्डर दिया है, आज के बाद इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी, अगर नौकरी बचानी है तो जल्दी हाथ चलाओ। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं पागल की तरह दौड़कर अपने बेटे का सामान बचाने गया, लेकिन जू झिनियन के आदमियों ने मुझे जोर से पकड़ लिया। शांति से खड़ा रह, मैंने गुस्से में चीखते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाख लाख का सामान जलाने की? लेकिन जू झिनियन ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने खुद आखिरी खिलौना उठाया और जानबूझकर उसे आग में फेंक दिया। वो वही खिलौना था जो लाख लाख के बर्थडे पर किन्वू वेई ने बस यूं ही खरीद कर दे दिया था, लेकिन मेरा बेटा उसे पाकर इतना खुश हुआ था कि हर रात उसे गले लगाकर ही सोता था। मैं बेबस होकर देखता रहा कैसे वो खिलौना धीरे धीरे आग में जलकर राख बन गया। आखिरकार मैंने विरोध करना भी छोड़ दिया। मैं अचानक जोर जोर से हंसने लगा। जला दो, बहुत अच्छा। ये कहने के बाद मेरे शरीर में और खड़े रहने की ताकत नहीं बची। मैं वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी दोबारा आंख खुली, मैं खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैं सुस्त नजरों से फोन की तरफ देखा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वक्त बीतकर अगले दिन तक पहुंच चुका था। आज वही दिन था जिस दिन 5 साल का एग्रीमेंट खत्म होना था, और आज ही लाख लाख का अंतिम संस्कार भी था। मैं मुश्किल से उठकर बैठा, ठंडे पानी से मुंह धोया, फिर बड़े ध्यान से अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी साफ की। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा जाते वक्त भी मेरी फिक्र करे, लेकिन जैसे ही मैं तैयार हुआ, कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। किन्वू वेई ने मुझे होश में और ठीक ठाक देखकर एक पल के लिए कदम रोक दिए, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से पागल हो गई। उसने सीधा मेरे चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ दे मारा। लूचर्न, तुम्हें दाढ़ी बनाने का भी मूड मिल गया? लगता है सच में तुमने ही सीढ़ियों पर तेल डाला था, जिसकी वजह से चीन यान गिरकर अपना पैर तोड़ बैठा। इतना कहकर उसने मुझे घसीटते हुए जू झिनियन के कमरे के बाहर ला खड़ा किया। जू झिनियन दर्द से कराहते हुए बेड पर पड़ा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास खड़ा प्राइवेट डॉक्टर तुरंत बोला, मिस किन, मिस्टर जू के पैर को अभी अभी बहुत गहरी चोट लगी है। अगर दोबारा कोई एक्सीडेंट हुआ तो शायद ये पैर कभी ठीक ना हो, और वो दोबारा डांस कर पाएंगे या नहीं, सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। डॉक्टर की बात खत्म होते ही जू झिनियन बेड से घिसटते हुए मेरे सामने आ गया और बार बार झुककर माफी मांगने लगा। ब्रदर लू, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? आपने मुझे गिराकर मेरा पैर ही तोड़ दिया। ये सुनते ही किन्वू वेई ने गुस्से में मुझे जोर से लात मारी। फिर जू झिनियन को संभालते हुए चीख कर बोली, लूचर्न, मैंने बेवकूफी में सोचा था कि तुम बाहर पड़े पड़े ठंड से बीमार ना पड़ जाओ, इसीलिए तुम्हें उठवाकर कमरे में लाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने जालिम निकलोगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम और लाख लाख को मेन हाउस में वापस लाना चाहती थी। तुमने चिनियान का पैर तोड़ दिया। क्या अगली बार सीधा मुझे ही मारने का प्लान है? इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। उसने नौकरों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत डिवोर्स पेपर्स लाकर उसके सामने रख दिए। उसने बिना सोचे अपना नाम साइन किया और वो पेपर सीधा मेरे मुंह पर फेंके। आज से मैं लाख लाख का नाम भी किन फैमिली रजिस्टर से हटा दूंगी। किन फैमिली का बड़ा वारिस बनने का हक सिर्फ मेरे और चिनियान के बच्चे को होगा। मैं उसे हैरानी से देखता रह गया, फिर जोर से चीख कर बोला, किन्वू ई, लाख लाख सच में मर चुका है। उसके शरीर में भी तुम्हारा ही आधा खून था। अगर तुम उसका नाम फैमिली रजिस्टर से हटा दोगी तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, वो हमेशा भटकती रहेगी। मैं वैसे कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब बात लाख लाख की आई, मैं नहीं चाहता था कि मरने के बाद भी मेरा बेटा चैन से ना सो सके। एक पल के लिए किन्वू के चेहरे पर झिझक दिखाई दी, लेकिन अक्सू झिनियान की बातों ने उस पल को तुरंत मिटा दिया। ब्रदर लू, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? लाख लाख तो बस स्विमिंग पूल में ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वो ही एक प्रोफेशनल स्विमर है, वो अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है? आप बार बार लाख लाख का बहाना बनाकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप पहले ही मेरा एक पैर तोड़ चुके हैं,
क्या आप